नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो सेक्शन 340 के ऊपर है, सीआरपीसी 340। ठीक है, और इसके बारे में काफ़ी लोग काफ़ी कुछ जानते हैं। और सेक्शन 340 की अगर हम चर्चा करें तो सेक्शन 340 का इस्तेमाल वैसे तो आप में से कई लोगों को पता है, फिर भी मैं बता देता हूं कि जब कभी भी कोर्ट में कोई केस चल रहा है और उस केस के संबंध में जो भी फैक्ट हैं और जो भी बातें आपने लिखी है या कोर्ट को बताई हैं, चाहे आप पिटिशनर हो या डिफेंडेंट हो, आप अपीलांट हो, ठीक है, या अपोजिट पार्टी हो, ठीक है, तो आपने कोर्ट को कुछ भी ऐसा बताया है जिसके बारे में मालूम पड़ता है कि आपने झूठ बताया है, तब आपके ऊपर कोर्ट के सामने झूठे तथ्यों को रखने और कोर्ट को गुमराह करने, कोर्ट का समय बर्बाद करने, इन सब चीज़ों को लेकर धारा 340 की एप्लीकेशन मूव की जा सकती है आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट में। और कोर्ट को लगता है कि अगर सामने वाले ने सच में इंटेंशनली कोर्ट से कोई तथ्य छिपाया है या झूठ बोला है, ऐसा कुछ भी, या झूठे सबूत पेश करे हैं, तो कोर्ट आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। धारा 340 के तहत ऐसा ही होता है। ठीक है, इसको लेकर कुछ खास जजमेंट आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद आपकी हेल्प करें। आपके जो मामले चल रहे हैं कोर्ट में, हो सकता है आपने 340 लगाई हो, तो जो जजमेंट मैं आज बताने जा रहा हूँ शायद ये आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। देखिए, सेक्शन 340 जब हम लगाते हैं कोर्ट में, तो एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपने सेक्शन 340 की एप्लीकेशन लगाई है, तो चाहे आपका कोई सा भी केस चल रहा हो, क्रिमिनल केस चल रहा हो, सिविल केस चल रहा हो, आपने कंपनी लॉ को लेकर कोई एप्लीकेशन लगाई हो, ठीक है, लेबर कोर्ट में लगाया हो आपने, है ना, कंज्यूमर कोर्ट वगैरह में लगाया हो आपने, कोई सा भी केस हो, ठीक। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ, ये सब अलग अलग कोर्ट के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कई जाहिल मेरी यूट्यूब में आके उटपटांग बातें करते हैं। मैं सारी बातें बता देता हूँ, उसके बाद भी वो फालतू सवाल लिखते हैं कि क्या सर फैमिली कोर्ट में मान्य होगा, क्या 498 में मान्य होगा, क्या 125 में मान्य होगा। तो ऐसे मूर्खों है, जाहिलों के लिए मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैं कई बार लोगों के कमेंट देखकर थोड़ा टेंशन में आ जाता हूँ कि इतना गिरा हुआ जो मनोस्थिति अगर लोगों की है, तो ऐसे लोगों का तो भगवान भला नहीं कर सकता। इसलिए मैं यह बता रहा हूँ कि जो भी किसी भी तरह के मुकदमे आप फेस कर रहे हैं, क्रिमिनल हो, सिविल हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, लेबर कोर्ट में कोई आपका केस चल रहा है, कंपनी लॉ का कोई केस चल रहा है, कंज्यूमर कोर्ट में कोई आपका केस चल रहा है, किसी ट्रिब्यूनल में चल रहा है, भाई जहां भी चल रहा है, तो उसमें 340 जो है एप्लीकेबल होता है अगर आपके द्वारा कोर्ट के सामने झूठे फैक्ट रखे गए हैं या झूठे एविडेंस दिए गए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी। अगर 340 की एप्लीकेशन आपने लगाई है तो ध्यान रहे, पहले वही डिसाइड होगी, उसके बाद ही कोई और एप्लीकेशन डिसाइड होगी। ठीक, अगर 340 की एप्लीकेशन आपने लगाई है तो उसके डिसाइड होने के पहले केस को डिसाइड नहीं किया जा सकता। इस बात को अच्छे से समझ लें। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, और काफ़ी अच्छा जजमेंट है ये, MS शरीफ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एंड अदर। MS शरीफ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एंड अदर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी ने 340 लगा दी है तो पहले आप उसको ही डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही उस केस पे जाएंगे जो मेन केस है। ऐसा इसलिए कि अगर 340 में कहीं भी ये पाया जाता है कि सामने वाला दोषी है, तो फिर पूरा केस चलाने का मतलब ही क्या है, फिर तो उसको दंड दिया जाए। क्योंकि अगर आप पूरा केस चला देंगे और 340 ठंडे बस्ते में रखी रहेगी, तो फिर और मालूम पड़ता है कि उस व्यक्ति ने झूठ बोला था, तो फिर इन चीज़ों का सेंस क्या रह जाएगा। इसलिए अगर 340 लगाई गई है तो आपको पहले उसको डिसाइड करना है, बाद में आपको केस को डिसाइड करना है, बाद में ट्रायल चढ़ाना है। ठीक है, यही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। ये जजमेंट बड़ा अनोखा है। ये जजमेंट अगर आप सुनेंगे तो आपको थोड़ी हैरानी होगी। इस जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई झूठे फैक्ट कोर्ट के सामने रखकर किसी भी तरह से कोर्ट केस जीत जाता है और उसके बाद आपको लगता है कि इसने झूठे फैक्ट रखे, कोर्ट के सामने झूठ बोले, तो आप बाद में भी 340 की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं।
और उस व्यक्ति को सजा दिलवा सकते हैं, और जो फैसला हुआ है उस व्यक्ति के पक्ष में उसको आप खारिज करवा सकते हैं। यह दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, और ये जजमेंट है मिस्टर गीता मोंगा वर्सेस रामचंद्र कीमत राय एंड अदर्स। मिस्टर गीता मोंगा वर्सेस रामचंद्र कीमत राय एंड अदर। इस जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा था कि केस का ट्रायल खत्म होने के बाद भी 340 की एप्लीकेशन मेंटेनेबल है। ठीक है, उसके बाद भी उस एप्लीकेशन को स्वीकार किया जा सकता है। इस केस में यह हुआ था कि अपोजिट पार्टी ने झूठे फैक्ट कोर्ट के सामने रखे थे और केस को जीत गई थी। उसके बाद जो पिटिशनर था उसको मालूम पड़ा कि यार इसने हम कोर्ट को गुमराह किया है, तब उसने 340 की एप्लीकेशन सेशन जज के पास लगाई जहां पर ये केस चला था। सेशन जज ने एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। उसका कहना था कि मामला खत्म हो चुका है, इसमें तो जजमेंट हो चुका है, अब वो 340 नहीं लगा सकते। तब इस व्यक्ति ने 340 को मेंटेनेबल बनाए रखने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करी थी, और वहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी तर्कों को स्वीकार किया और ये कहा कि भले मुकदमा खत्म हो गया है, उसके बाद भी 340 की एप्लीकेशन जो है वो मेंटेनेबल है। और साथ में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस बात को पाया कि जो अपोजिट पार्टी है उसने कोर्ट को गुमराह किया था, तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने 340 को अलाउ करते हुए ये कहा कि इसका ट्रायल वापस चलाया जाए। ऐसा ही इसमें कुछ जजमेंट हुआ था। ये पूरा जजमेंट आपको जो है गूगल में अवेलेबल हैं, इजीली आपको मिल जाएंगे। कोई भी जजमेंट आपको ढूंढना हो तो कानून.com indianqanun.com ऐसी एक वेबसाइट है, इजीली उसमें लगभग सारे जजमेंट अवेलेबल रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और इजीली उसमें डाउनलोड हो जाते हैं, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ता, उससे आप जो है जजमेंट ढूंढ सकते हैं। ठीक, इसके बाद इसके अंदर एक और बहुत ही अच्छा केस हुआ है, और ये केस सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है सेक्शन 340 को लेकर। ये जजमेंट मेरे ख्याल से सबसे पावरफुल जजमेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इस केस में ये हुआ था कि 340 की एप्लीकेशन के संबंध में इसमें जजमेंट दिया गया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि 340 की एप्लीकेशन जो कोर्ट में लगाई गई है उसको तो आपको डिसाइड करना है पहले, साथ में अगर जो गाइडलाइन हम दे रहे हैं अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उस कोर्ट के मजिस्ट्रेट पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। इस जजमेंट में ऐसा कहा गया है कि भाई आप लोगों की शिकायत रहती है ना कि हमने लगाया, जज ने सुना ही नहीं, जज ने बिना सुने ही खारिज कर दिया, ऐसा कई बार आप कहते हैं। तो इस जजमेंट में ये कहा गया है कि जो जज की ड्यूटी थी अगर उसने उसको नहीं निभाया तो जज के ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। ये बात क्लियरली जजमेंट में कही गई है। और इतना ही नहीं, इस जजमेंट के नीचे साफ लिखा है कि इस जजमेंट की कॉपी देश के सारे हाई कोर्ट्स को भेजी जाए। द कॉपी ऑफ जजमेंट शुड बी सेंड टू एवरी हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफ एवरी स्टेट। इसमें यह भी कहा गया है इस जजमेंट में। ये 2023 का जजमेंट है, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, मतलब ये लेटेस्ट जजमेंट एक तरीके से कह सकते हैं। और इस जजमेंट में 340 को लेकर ही दिया गया कि आपको पहले इसी को डिसाइड करना है, उसके बाद ही केस को आगे बढ़ाना है। और अगर आप जो है इन डायरेक्शन को नहीं मानते तो मतलब साफ है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। तो अगर कोर्ट भी हमारे डायरेक्शन को मारने में फेल होती है, ट्रायल कोर्ट, तो उस पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा। ये क्लियरली कहा गया है इस जजमेंट में। तो ये जजमेंट है, ये है कुशा दारुका वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। कुशा दारुका वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसका क्रिमिनल अपील नंबर है 303/24। ये जजमेंट भी आपको जो है इंडियन कानून में या गूगल में अगर ये जजमेंट डालते हैं तो ये इजीली अवेलेबल है। ठीक, तो इस तरीके से ये 3 इम्पोर्टेंट जजमेंट सेक्शन 340 को लेकर हैं दोस्तों। और जब कभी भी हम कोर्ट के अंदर इन चीज़ों को उठाते हैं तो सारे फैक्ट के साथ उठाएं। आप 340 लगा रहे हैं तो उसमें सारे फैक्ट कोर्ट के सामने रख दें
और कई इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं, इसके बारे में ही बता दें और जज से कह दें कि सर क्लियरली आप जो है हमारे केस को डिसाइड कीजिए। अगर कहीं पर भी जज जो है इन चीज़ों को डिसाइड करने में नाटक नोटंकी कुछ भी करता है तो देखिए केस तो आप पर चल ही रहा है, अब एक तरीके से आग में आप कूद ही गए हो। तो बिल्कुल भी जो है आप ऐसा ना करें कि मैं जज के खिलाफ क्या करूं क्या ना करूं, आप सीधा एक्शन लीजिए। विजिलेंस रजिस्ट्रार के पास जज की शिकायत लिखकर भेज दीजिए, पूरी ऑर्डर शीट निकलवा लीजिए, ऑर्डर शीट में क्या क्या लिखा उसने उसको काउंटर करते हुए पूरी एक एप्लीकेशन बनाइए, जज की शिकायत कीजिए। जब ऐसा आप करेंगे ना तभी सिस्टम में चेंज आएगा, जो कि लोग करते नहीं हैं। लोग सोचते कौन ऐसा करे कौन वैसा करे, ठीक है, और यही कारण है कि फिर ये चीज़ें परंपरा बन जाती है। तो मेरे ख्याल से हमने 340 को लेकर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।